12-13 अगस्त रात का समय लगभग 12 बजे का रहा होगा। एक रोडवेज बस देहरादून आईएसबीटी उत्तराखंड में आकर रुकती है और उस बस का जो कंडक्टर होता है वो अपना कैश जमा करने के लिए, जो उसने टिकट के द्वारा कलेक्ट किया होता है सवारियों से पैसा, उसको जमा करने के लिए वो कैशियर के पास जाता है। कैशियर के पास जाने के बाद उससे कैशियर पूछता है कि भाई रोज तो तुम लगभग 10:30 बजे तक आ जाते हो और तुम्हें कैश जमा करने की इतनी ज्यादा जल्दी होती है, तो फिर तुम आज इतनी देर से क्यों आई, लगभग 12:30 क्यों बज गए। तो थोड़ा सा जो कंडक्टर है वो सकपकाने लगा और उसकी सकपकाहट को देखकर जो कैशियर है उसने उससे और ज्यादा सवाल करने शुरू कर दिए कि आखिर माजरा क्या है। तो फिर कंडक्टर ने कहा कि साहब कुछ मैं कहीं बिजी था, अगर आपको कुछ चाहिए तो बताइए। उसने कहा कुछ चाहिए से मतलब? उसने कहा कि साहब हमारे साथ एक बस में लड़की है और हम उसके साथ मजे कर रहे थे, अगर आपको मजे करने हैं, थोड़ा उसके साथ वक्त गुजारना है तो आप भी आ सकते हैं। कैशियर ने इतना सुना था, ऐसा लग रहा था मानो कैशियर पहले से इन चीजों के लिए तैयार बैठा था। उसने 2 मिनट का भी समय नहीं लगाया और कैशियर तुरंत अपना कैश किसी और अधिकारी के हैंड ओवर करके तुरंत उस कंडक्टर के साथ बस की तरफ चला गया। जब वो बस में जाता है तो देखता है कि वहां लगभग एक 15-16 साल की लड़की है और उस लड़की के साथ 2 ड्राइवर पहले से ही गंदा काम कर रहे थे। जो कंडक्टर कैशियर के साथ बस में आया था, यानी जो कैश जमा करने के लिए गया था, उस कंडक्टर ने कैशियर से कहा कि आप साहब अभी 2 मिनट रुको, मैं इनको हटा कर आता हूँ। और ड्राइवर के पास जाकर उसने कहा कि आप लोग अभी हट जाओ, साहब आए हैं, पहले साहब को करने दो, हम लोग बाद में देख लेंगे। बारी बारी से वो लोग उस लड़की के साथ गंदा काम करते रहे। गंदा काम से मतलब है उसका बलात्कार करते रहे। और जब उन लोगों का मन भर गया तो वो लोग एक एक करके उस बस से उतरकर चले गए। वैसे उस लड़की को जहां जाना था वो था पंजाब का पटियाला शहर, लेकिन वो लड़की पंजाब के पटियाला तो नहीं पहुंच पाई। देहरादून आईएसबीटी पर उल्टा उसकी आबरू लुट गई। आखिर वो लड़की वहां पर पहुंची कैसे, इन सभी चीजों की हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे ही होंगे। मैं सीमा नाज लेकर आई हूं आपके लिए आज फिर एक नए हादसे की कहानी, जो बहुत ज्यादा गंभीर है, बहुत ज्यादा दुखद है और इंसानियत के ऊपर से विश्वास उठा देने वाली कहानी है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। देहरादून पर आईएसबीटी पर यह पूरा वाकया होता है। दिन के समय एक लड़की घूम रही होती है और थोड़ी बदहवास सी होती है। कभी वो अपने कपड़ों को ठीक कर रही होती है, कभी अपने शरीर को समेट रही होती है। ये सब चीजें एक गार्ड वहां पर बैठा नोट कर रहा था। उसके पास एक मैगी वाले की शॉप भी थी और लगभग वो लड़की उस मैगी वाले के बराबर की दुकान पर ही बैठी हुई थी, बाहर एक बेंच पर। कभी वो खड़ी हो जाती थी, कभी वो बैठ जाती थी, लोगों से पूछती थी कि पंजाब मुझे जाना है, पटियाला की बस कहाँ से मिलेगी। इस तरीके से बहुत देर तक ऐसे ही हालात चलते रहे। लड़की कभी बैठ जाती थी डर के मारे, कभी लड़की खड़ी हो जाती थी, कभी इधर जाती थी, कभी उधर जाती थी, लेकिन वो लगभग एक ही रास्ते पर, एक ही जगह पर घूम रही थी, यानी उस मैगी वाले के आसपास और उस गार्ड के आसपास। इसलिए जो गार्ड है उसको बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहा था, उसकी जो हालत थी वो उसको नोट कर पा रहा था। और वहां पर गार्ड ने जो सबसे ज्यादा अजीब देखा वो देखा, वहां पर एक घूम रहा संदिग्ध व्यक्ति। वो संदिग्ध व्यक्ति उस लड़की से बात करने की कोशिश करता, कभी उसके पास आने की कोशिश करता। वो ऐसा लग रहा था कि उस लड़की से या तो कुछ कहना चाहता है या उस लड़की को वहां से ले जाना चाहता है। उसके बाद गार्ड ने क्या किया, सबसे पहले जब उसको चीजें संदिग्ध लगी, कुछ अटपटा सा लगा, तो उसने चाइल्ड हेल्पलाइन पर कॉल कर दिया कि साहब यहाँ देहरादून आईएसबीटी पर एक इस तरीके से लड़की है और यहाँ मुझे कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। मैं क्लियर तो नहीं कह सकता कि क्या वाकया है, क्या माजरा है, क्योंकि मैंने उस लड़की से कोई बात अभी तक
नहीं की है, लेकिन मुझे कुछ भी ठीक नजर नहीं आ रहा है, तो आप एक बार यहाँ पर आ जाइए, देख लीजिए, हो सकता है कुछ अलग निकले। और उस गार्ड के कॉल करने के थोड़े ही देर बाद चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी वाले वहां पर आ जाते हैं और उनके साथ साथ वहां पर पुलिस भी तुरंत पहुंच जाती है और उस लड़की के साथ बात करने की कोशिश की जाती है कि आखिर तुम कहां से आई हो, कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है। लेकिन उस लड़की की जो मनोदशा है वो ऐसी नहीं थी कि वो कुछ भी बता सके। उन्होंने कहा कि चलो बेटा तुम हमारे साथ घर चलो, और वो लड़की उन लोगों के साथ उनमें से किसी सदस्य के घर चली जाती है और वहां पर पूरी टीम इकट्ठा हो जाती है और उससे काफी पूछने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी। लड़की को भूख लगी होती है, वो कहती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो। उस लड़की को खाना खिलाया जाता है और वो जल्दी जल्दी खाना मांग रही थी, कभी कुछ किसी चीज की डिमांड करती तो कभी किसी चीज की डिमांड करती। वो जो भी मांगती उसको चाइल्ड वेलफेयर वाले सभी चीजें खिलाते पिलाते और उसका पूरा ध्यान रख रहे थे। लेकिन लड़की लाख कोशिश करने के बावजूद भी कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी। खास कर के जो पुरुष थे, पुरुष उसको देखकर वो बहुत ज्यादा डरी जा रही थी, इसलिए उसके साथ महिलाओं ने भी बात करने की कोशिश की। इसी तरीके से लगभग 2-3 दिन बीत जाते हैं और वो लड़की सिर्फ इतना ही बोल पाती है कि मेरे साथ गंदा काम हुआ है। उस लड़की से ये भी पूछा जाता है कि बेटा तुम कहाँ की रहने वाली हो, और वो ये भी बताती है कि मैं पंजाब के पटियाला की रहने वाली हूँ और मैं वहीं जाना चाहती हूँ और मेरे साथ गंदा काम हुआ है। यह सुनकर पुलिस वाले जो हैं वो फिर से पीछे की तरफ जाते हैं, यानी कि वही 12-13 अगस्त की रात जब उस लड़की के साथ वह हादसा हुआ, क्योंकि लड़की खुद से ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी जो मनोस्थिति थी, जो उसका मेंटली हालत थी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो पुलिस वाले खुद से ही ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तो वो लोग आईएसबीटी पर पहुंचते हैं और आईएसबीटी पर सारे कैमरों को खंगाला जाता है और जो संदिग्ध व्यक्ति गार्ड ने देखा था उस लड़की के पास घूमता हुआ, वो सीसीटीवी कैमरे में फिरता हुआ और भी कई जगह पर वो नजर आता है। उसका फोटो निकलवाया जाता है। उस फोटो को निकालने के बाद आईएसबीटी में सभी अधिकारियों कर्मचारियों को दिखाया जाता है। पूछा जाता है कि क्या इस आदमी को आपने कहीं देखा है, क्या आप इसको जानते हैं? तो काफी लोगों ने कहा कि हाँ हम इसे जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। और फिर उसका नाम पता निकलवाया गया। नाम पता जानने के बाद उस संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर पुलिस वालों ने उसको कहा कि आखिर इस लड़की के साथ क्या हुआ है, तुम खुद से कुछ बताते हो या फिर हम अपना रवैया अपनाएं। वो थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि नहीं साहब, मैं खुद ही बता देता हूँ। और जो उसने बताया उस कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इंसानियत पर से आपका विश्वास पूरी तरीके से उठ जाएगा। जो कहानी उसने बताई कि उस लड़की के साथ क्या क्या हुआ, वह व्यक्ति बताता है कि साहब शाम के लगभग 4 बजे थे और कश्मीरी गेट पर हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी। आप नोट करिएगा, ये जो संदिग्ध व्यक्ति था उसी बस का एक कंडक्टर था जो इस वारदात में शामिल था। तो वो बताता है आगे कि लगभग 4 बजे का टाइम था, हमारी गाड़ी कश्मीरी गेट पर खड़ी हुई थी और यह लड़की वहां पर पंजाब के पटियाला शहर के लिए बस का एड्रेस पूछ रही थी कि मुझे बस जो है पटियाला के लिए कहाँ से मिलेगी। हमने कहा कि यहाँ से तुम्हें कोई डायरेक्ट बस तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ तुम हमारी बस में बैठ जाओ और जब भी पटियाला आएगा हम तुम्हें बता देंगे, तुम आराम से बैठ जाओ। और वो लड़की उनका भरोसा करके बस में बैठ गई। उसके बाद धीरे धीरे शहर गुजरते रहे, सवारियां चढ़ती रही, सवारियां उतरती रही। सवारियों के बीच वो लोग कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने पूरा मन बना लिया था कि इस लड़की के साथ उन्हें क्या करना है। और ऐसे ही सोचते सोचते अब उनके दिल में अपने अरमान को पालते पालते देहरादून कब आ गया पता ही नहीं चला। वह लोग अपनी बस को लेकर पूरे राइट टाइम 10:30 बजे देहरादून आईएसबीटी पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो अपनी दूसरी जिम्मेदारियों को पूरा करने की जगह उस लड़की को छेड़ना शुरू कर देते हैं। वो लड़की कहती है, भैया क्या पटियाला आ गया, क्या मैं अब उतर जाऊं? वो कहते हैं कि नहीं, पटियाला नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। पटियाला अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें हमारी कुछ बातें माननी पड़ेगी। वो कहती है कि भैया क्या बातें मुझे माननी पड़ेगी?
कि हम तुम्हें अभी बताते हैं। और ये कहकर वो उस लड़की के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूना शुरू कर देते हैं, उसके अंगों को वो छूना शुरू कर देते हैं और उसके कपड़ों को खींचना, उसके शरीर को नोचना शुरू कर देते हैं। वो लड़की बोलती है कि आप लोग क्या कर रहे हो, मुझे पटियाला जाना है, मुझे पटियाला भिजवा दो। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और उसको कहते हैं कि अगर तुम्हें पटियाला जाना है तो तुम्हें हमारी बातें माननी पड़ेगी और हम जो कर रहे हैं चुपचाप आराम से करवाती रहो। उसके बाद वो लड़की भी तैयार हो जाती है कि चलो ठीक है। वो कुछ नहीं बोलती, पता नहीं वो तैयार होती या नहीं या क्या उसके साथ हुआ, बट उन लोगों ने बयान में ऐसा ही बताया। और वो लोग उस 16 साल की बच्ची के साथ रेप करते रहे, बलात्कार करते रहे। पहले ड्राइवर, फिर कंडक्टर, उसके बाद उसकी जब लड़की की थोड़ी थोड़ी चीखों की आवाज बाहर आने लगी तो पास ही में एक बस और खड़ी हुई थी और उस बस में पहले से 2 ड्राइवर मौजूद थे। वो जब बाहर निकल कर आते हैं तो वो बस का दरवाजा पीटते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। तो वहां पर जो उस बस का कंडक्टर है, जो उस लड़की को दिल्ली से लेकर आया, वो नीचे उतरता है और उनको कहता है कि कुछ नहीं हो रहा है, अगर तुम्हें मजे करने हैं तो बताओ, नहीं तो तुम अपना काम करो। उन्होंने कहा नहीं भाई, हमें भी मजे करने हैं, बताओ तो क्या माजरा है। वो कहते हैं कि आ जाओ फिर अंदर, और ऐसे ऐसे हमारे साथ ये लड़की है। वो लोग भी आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, ना थोड़ा उन्होंने सोचा ना समझा कि हमारे घर में भी हमारी माँ है, बहनें हैं, बेटियां हैं। उन लोगों की जब मैं आपको आगे जाकर उम्र बताऊंगी ना, लगभग उतने उतने साल की उनकी बेटियां खुद की भी रही होंगी। लेकिन उन लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम ये क्या कर रहे हो। और जो वो कर रहे थे उसी काम को अंजाम देना उन दोनों ड्राइवरों ने भी शुरू कर दिया। 12 बज गए तो कंडक्टर बोलता है कि भाई तुम मौज करो, मैं जरा ये जो सरकारी कैश है इसको जमा करके आ जाता हूँ, नहीं तो कैशियर साहब चले जाएंगे और फिर नाराज होंगे। और वो जमा करने के लिए कैश चला जाता है। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उस कैशियर के पास जाता है, कैशियर माजरा पूछता है और कैशियर भी फिर उस घटना को रोकने की जगह, उसका विरोध करने की जगह उस सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए वहां पर आ जाता है और उसने भी उस मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया। संदिग्ध व्यक्ति के बयान के आधार पर 5 और लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। लोगों को नहीं, बल्कि मैं दरिंदे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहूंगी। 5 दरिंदों को और गिरफ्तार किया जाता है। उनके नामों की बात करें तो एक धर्मेंद्र, जो बंजारा गांव का रहने वाला था, जो कि हरिद्वार में पड़ता है, उसकी उम्र 32 साल थी। और एक राजपाल जिसकी उम्र 57 साल थी। 57 साल का वो बुजुर्ग व्यक्ति भी उसी गांव का, बंजारा का ही रहने वाला था। एक व्यक्ति उनमें से भगवानपुर का रहने वाला था, जो हरिद्वार में ही पड़ता है। एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का रहने वाला था, जिसका नाम रवि कुमार है, उसकी उम्र भी लगभग 45 साल है। और जो कैशियर था वो रहने वाला है देहरादून के पटेल नगर का। इन पांचों ने मिलकर इतना घिनौना काम किया जिससे इंसानियत पर से सीधा सीधा विश्वास उड़ जाता है। दरिंदों से बारी बारी से पूछताछ की जाती है और पूछताछ के आधार पर सब चीजें सच निकलती हैं। और उस लड़की के बारे में जब थोड़ी और जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है वो लड़की भी पंजाब के पटियाला शहर की रहने वाली नहीं थी, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास एक गांव पड़ता है मुंडापाड़ा, वो वहां की रहने वाली थी। और उसके बाद जब वहां जाया गया और उसके माँ बाप को ढूंढा गया तो पता चलता है कि वह लड़की लगभग 10-12 दिन से गायब है। वो पहले भी ऐसे 1-2 बार जा चुकी है, लेकिन इस बार वो कब कैसे यहाँ से निकल गई हमें पता नहीं चला। वो लड़की बता रही थी कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि उसके माता पिता जीवित है। यानी कहीं ना कहीं उस लड़की की जो मनोदशा है, मनोस्थिति है, वो ठीक नहीं है। थोड़ा और बातचीत करने पर पता चला कि जो उस लड़की के माता पिता हैं उनकी मनोवृत्ति भी थोड़ी ऐसी ही है। वो भी कोई बहुत ज्यादा एक्टिव या होशियार टाइप के लोग नहीं थे। और उन पांचों अपराधियों पर भी मुकदमा शुरू हो गया है। उस लड़की को चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी ने वहां कहीं ऐसी जगह रखा है जहां पर इस तरह की लड़कियों को रखा जाता है। उस लड़की की लगातार काउंसलिंग चल रही है, इलाज चल रहा है, उसको पूरी देख रेख में रखा गया है।
और पुलिस ने इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल दिया है, जिससे कि जल्दी से जल्दी इन अपराधियों को सजा दिलाई जा सके। और पुलिस और भी ज्यादा जांच पड़ताल कर रही है कि कहीं इन 5 लोगों से अधिक भी अधिकारियों का या किसी और अन्य लोगों का इसमें हाथ तो नहीं है। पूरी कोशिश कर रही है कि इन लोगों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके, जिससे कि समाज को भी एक संदेश पहुंचे कि इस तरह के घिनौने कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ अब हम लोग खड़े हो गए हैं और इन लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कई में इस लड़की के साथ जो हुआ, इस घटना से पूरी इंसानियत शर्मसार हो गई है। एक तरफ तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मौमिता का केस चल रहा है, पूरे देश में लोग वी वांट जस्टिस यानी कि न्याय की मांग कर रहे हैं, और एक तरफ यहाँ पर भी ऐसा ही हादसा देखने को मिला। मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहूंगी कि ये जो भी अपराधी हैं, जो भी इस तरीके के कृत्य करते हैं, घिनौनी हरकतें करते हैं, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इनको बिल्कुल भी माफ नहीं किया जाए, किसी भी कीमत पर इनको, किसी भी लेवल पर इनको बख्शा ना जाए। और आप लोगों से भी अपील करूंगी, आप अपने अपनों का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और एक दूसरे के साथ रहिए। धन्यवाद।